नमस्कार। चलिए आज हम बात करेंगे ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक, तो इसके पहले एक छोटी सी हेडिंग है पेज नंबर 118 पर 118 ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। तो ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ याद करने जैसा नहीं है, लेकिन समझ लेना है कि क्या बताया गया है। ठीक है ना। तो ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, इसमें यह बताया गया कि ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट में सबसे पहली बात कि पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज करें, पार्शियली मर्ज करें, जैसा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने हाइड्रोजन के केस में देखा था कि जो s ऑर्बिटल थी हाइड्रोजन की 1s वाली, वो पार्शियली ओवरलैप कर रही थी, तो उसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बिल्कुल डाउन हो जाता है। कहते हैं यहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और मैक्सिमम स्टेबिलिटी और उसके बाद मिनिमम एनर्जी रहती है। तो ये क्या हो गई बात कि पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। तो अगली लाइन में बताया जा रहा है कि ग्रेटर द ओवरलैप स्ट्रांगर इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। जितना अच्छी ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगा, उतना स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। आगे बता रहे हैं द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स रिजल्ट्स बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन वैलेंसी सेल हैविंग अपोजिट स्पिन। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब कि फॉर्मेशन, अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है तो कैसे बनेगा, शेयरिंग से बनेगा। वो कोवैलेंट किसकी शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बनता है। इतनी बातें हमें पता है। अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर कहां प्रेजेंट होते हैं, कहेंगे कि वैलेंसी सेल में। कहां प्रेजेंट होते हैं, वैलेंसी सेल में। और उन दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, कहेंगे अपोजिट होनी चाहिए। कैसे स्पिन होनी चाहिए, अपोजिट। इसको अभी जैसे ही हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद जैसे कोई एक मॉलिक्यूल आएगा CH4 या फिर BH3 टाइप, तो उसमें एक्सप्लेन भी कर लेंगे। ठीक है। तो कुल मिला के इतनी बात तो समझ में आ ही रही है कि कोवैलेंट बॉन्ड को बनाना है तो भैया कैसे बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनती है। क्लियर है बात, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग से। जब शेयरिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक तरफ और दूसरे एटम में एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन उसके अपोजिट, है ना। इस तरीके से उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए स्पिन की। आगे बता रहे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है क्या, शेप फॉर्मेशन। जो शेप होता है मॉलिक्यूल का, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जाहिर सी बात है उसमें यही तो बताया गया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यही तो एक्सप्लेन करेगी। किसको, शेप कैसा होगा मॉलिक्यूल का, टेट्रागोनल होगा, है ना, यानी टेट्राहेड्रल होगा, ट्राइगोनल होगा, कैसा होगा इसकी बात। एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कैसे आती है, कहेंगे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हमें पता चल जाता है। ठीक है। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि CH4 में, इसमें और S3 में और H2O में, मीथेन अमोनिया वाटर में, इस तरीके में क्या इनका शेप कैसा होगा और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कैसी है, बॉन्ड एंगल कैसा, ये भी हमें पता चल जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो आगे बता रहे हैं कि ये किस टर्म में पता चलेगा, तो कहेंगे इन टर्म ऑफ ओवरलैप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के टर्म में ये सारी बातें हमें पता चलती हैं। तो इसमें कुछ खास याद करने वाला जैसा कुछ नहीं है, केवल यह है कि आपको ये पता चल गया कि ओवरलैप कॉन्सेप्ट है क्या। ओवरलैप कॉन्सेप्ट का मतलब पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या है, पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितना अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा, उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। आगे बता रहे फॉर्मेशन ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड के लिए क्या जरूरत होगी, कहेंगे कि इसके लिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जरूरत होगी। अलग अलग एटम में अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहां होंगे, वैलेंसी सेल में होंगे, अपोजिट स्पिन में होगी उसकी। कह रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, शेप ऑफ फॉर्मेशन, यानी शेप फॉर्मेशन एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड। ठीक, इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि CH4 अमोनिया और यहाँ पे वाटर, इन द टर्म ऑफ ओवरलैप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इतनी बातें नोट कर लीजिए। फिर हेडिंग है आगे, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है ना, ये ओवरलैपिंग में ही इंक्लूड हो जाएगी। ठीक, तो इतनी बातें नोट करिए। अगली हेडिंग है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, पेज नंबर 119 पर। ठीक है ना, 119। ठीक, पेज नंबर 119 पर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बताया जा रहा है कि व्हेन टू एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर, जब वो एक दूसरे से पास आते हैं, देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है। क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। जो ऑर्बिटल्स होती है ना S P D, इनकी क्या होती है, दो एटम्स की ऑर्बिटल्स, चाहे S वाली P वाली, इसकी P वाली इसकी P वाली, इसकी S वाली इसकी S वाली, इस तरीके से इसमें ओवरलैपिंग होती है। ऑर्बिटल टेक प्लेस, बता रहे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग टेक प्लेस। दिस ओवरलैपिंग में बी,
ये ओवरलैपिंग कैसी हो सकती है? कहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव या फिर जीरो। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो किस पे डिपेंड करता है? कहेंगे ये दिस ओवरलैपिंग में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ठीक, डिपेंडिंग अपॉन द साइन या उसी को बोलते हैं फेज एंड डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन इन स्पेस। अब ये क्या मामला है? ये साइन, अब देखिए जो लोब होते हैं उसमें दो साइन बना लेते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पी ऑर्बिटल है उसमें एक लोब पॉजिटिव होगा, एक लोब उसका नेगेटिव होगा, डबल लोब होती है। तो उसमें क्या बोलेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द साइन या फिर फेज या फिर उसी को आगे साइन तो पॉजिटिव या नेगेटिव वो वाला साइन एंड डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन। डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन कौन सा? कहेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल्स वेव फंक्शन। वेव फंक्शन याद आ रहा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग वेव फंक्शन पढ़ रहे थे, तो उसके वेव फंक्शन के जो डायरेक्शन उसके बेसिस पर और साइन के बेसिस पर ये जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकती है। तो ज्यादा लोड नहीं लेना दिमाग पे, बस इसको इतनी ही बातें सिर्फ पूछी जाएंगी अगर पूछी जाएंगी तो। अब आगे बात करते हैं कि पॉजिटिव यानी पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग या जीरो ओवरलैपिंग क्या होती है। तो नंबर 1 डालिए पॉजिटिव ओवरलैपिंग। क्या? पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक। पॉजिटिव ओवरलैप या इसी को लिखा गया इन फेज ओवरलैप, पॉजिटिव या फिर इसी को लिखा गया इन फेज ओवरलैप। इन फेज मतलब सेम साइन में ओवरलैप, ठीक। अब देखिए मामला क्या है इसमें। अब एक कुल 4 टाइप की हो सकती है। नंबर 1 इसमें यह बताया गया है कि जैसे मान लीजिए यहां पर आपको दिया गया पी ऑर्बिटल, कौन सी ऑर्बिटल? पी, तो आप इसको ऐसे बना लेंगे, ये ऐसे, ठीक। और दूसरी इसी में एस ऑर्बिटल, एस का पॉजिटिव लोब, पी में एक पॉजिटिव लोब एक निगेटिव लोब, इसको बोल देते हैं पीजेड, मोस्टली पीजेड ही लेते हैं, सुटेबल होती है, ठीक ना। ये एस का पॉजिटिव लोब यानी ये देखिए इसमें ओवरलैप, इसको क्या बोलेंगे? और ये कौन सी एक्सिस है? कहेंगे इसको जेड एक्सिस। तो जो भी एक्सिस है, एक्सिस तो बाद में, ये क्या हो गया? नंबर 1 यानी ये पॉजिटिव ओवरलैप। दूसरा इसी तरह से पी ऑर्बिटल में अगर ओवरलैपिंग हो तो कैसे दिखाएंगे उसको? कहेंगे ये इसको इस तरह से दिखा लीजिए, एक ये और ये देखिए दूसरा ये, इस तरीके से साफ साफ, यानी ये पॉजिटिव यानी पॉजिटिव ओवरलैप, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ये दो पी ऑर्बिटल के बीच हो गई। इस तरीके से इसको पीजेड लिख दीजिए, इसको भी पीजेड लिख दीजिए। तीसरा इस तरह से दिखाया गया है, कहेंगे तीसरी ओवरलैपिंग। ये पॉजिटिव क्या हो रही है? पॉजिटिव वाला लोब आपस में ओवरलैप करे तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, बस, ठीक ना। तो इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। तीसरा इसी तरह से कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर इस तरीके से हो, ये इस तरीके से, तो दूसरा वाला देखिए ये इस तरीके से, यानी पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ ओवरलैप करे, नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ ओवरलैप करे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको मान लीजिए पी वाई है और इसको मान लीजिए पी वाई, तो हो जाएगी पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तीसरा चौथा इसी तरीके से पी एक्स के साथ हो सकता है, चौथा इसी तरीके से पी एक्स के साथ हो, यानी पीजेड वाली आपस में ओवरलैप करे पॉजिटिवली, पीएक्स वाली पैरेलल ओवरलैपिंग इसमें दिखाई गई है कि पॉजिटिव पॉजिटिव वाला नेगेटिव नेगेटिव वाला, इस तरीके से पी एक्स वाला। तो पी एक्स वाले के लिए फिर अलग से आप बना लीजिए, इसमें कह रहे हैं कि ये इस तरीके से हम बना लेंगे और इसको इस तरीके से दिखा लेंगे, ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ये हो जाएगी पी एक्स। नीचे लिखा गया तो नीचे लिख दीजिए सब में, ये पी एक्स और ये पी एक्स। तो ये क्या है? पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है ना। यानी एस ऑर्बिटल पॉजिटिव वाली लोब, यानी पॉजिटिव लोब का मतलब ये मान लेना है ऐसा, ये अगर एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं बनाना है, इसको याद रखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये सिर्फ एक साइन है, डायरेक्शन का साइन है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस तरीके से। यानी डायरेक्शन की बात चल रही है, इनके एम्पलीट्यूड की डायरेक्शन की बात चल रही है, इनके फेज की डायरेक्शन यानी फेज और साइन की बात चल रही है, सिर्फ इतनी सी बात। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है ये, ठीक है ना। तो यानी पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग, यहाँ पे पॉजिटिव ओवरलैपिंग, यहाँ पे पॉजिटिव ओवरलैपिंग, यहाँ पे पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक। अब आगे चलते हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या होती है, ठीक। तो इतना नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग।
अब क्या हो जाएगा, निगेटिव ओवरलैप या फिर आउट ऑफ फेज ओवरलैप इसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा, तो जैसे जेड वाली के लिए आपने बनाया था नंबर 1 पहला, यहां पे हो जाएगा आपका ये एस ऑर्बिटल जो कि पॉजिटिव ही होगी हमेशा, और ये रहा पी ऑर्बिटल। तो पी का निगेटिव वाला लोब और एस का पॉजिटिव वाला लोब, एक तो ये हो गया, यानी ये पी जेड और ये एस, इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाए। ठीक, दूसरा इसी तरीके से क्या हो जाएगा, कहेंगे इसका एक ये लोब निगेटिव और इसका ये लोब पॉजिटिव, यानी जब अपोजिट साइन में ओवरलैपिंग हो तब, यानी ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, इस तरीके से। ये कौन से ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है, पी जेड को। ठीक, तीसरा इसी तरीके से आप दिखा लेंगे क्या, यानी ये इधर से इस तरीके से, ये ऐसे और यहां ऐसे। अब इन दोनों में क्या फर्क है, कहेंगे यहां पे वो तो सेम वाले, यानी कि सेम का मतलब निगेटिव निगेटिव ओवरलैपिंग हो रही है, यानी इसका मतलब निगेटिव लोब भी आपस में मिल रहे हैं, तब भी क्या होगा, तब भी बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैप। लेकिन यहां पर अब आपको दिखाना होगा कि एक ये लोब और दूसरा इसी में एक ये लोब। अब इसमें क्या होगा, कहेंगे ये वाई है पी वाई और ये पी वाई, यहां पर ये वाला लोब पॉजिटिव, ये वाला लोब निगेटिव, ये वाला लोब निगेटिव तो ये वाला लोब पॉजिटिव, यानी अपोजिट लोब है। ये कैसे है, कहेंगे निगेटिव ओवरलैपिंग। इसी तरह से चौथा आप बना लेंगे जिसमें एक्स को दिखाना होगा, तो कहेंगे ये ऐसे दिखा लीजिए और ये ऐसे दिखा लीजिए। ठीक, ये हो जाएगा पी एक्स, ये हो जाएगा पी एक्स, और इसमें एक लोब पॉजिटिव एक निगेटिव, इसमें निगेटिव और ये पॉजिटिव, इस तरीके से दिखा लीजिए। अब आगे चलते हैं जीरो ओवरलैप, इसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज ओवरलैप D2। नंबर 3 जीरो ओवरलैप, ये ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की। तब इसमें सवाल क्या पूछा जाएगा, सवाल सिर्फ ये पूछा जाएगा पॉजिटिव ओवरलैपिंग कब होगी, निगेटिव ओवरलैपिंग कब होगी, आउट ऑफ फेज या इन फेज, बस इसी तरह से। ठीक, और बहुत ज्यादा करेगा तो फिगर दे देगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस फिगर को देख के बताइए किसमें पॉजिटिव है किसमें निगेटिव, बस इतना और कुछ नहीं। ठीक, जीरो ओवरलैप, इसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज ओवरलैप, आउट ऑफ फेज। ठीक है ना, ये होती है आउट ऑफ फेज ड्यू टू, पूछा जाए क्यों, कहेंगे ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन। ठीक, डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन, आउट ऑफ फेज ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन डायरेक्शन ऑफ अप्रोच। ये तो एक ही साथ लिखा हुआ, फिगर में ही लिखा हुआ है 119 में, जहां जीरो ओवरलैपिंग दिखाई गई है ठीक उसी के नीचे लिखिए, यहां पे देखिए लिखा हुआ है जीरो ओवरलैप, ब्रैकेट में लिखा हुआ आउट ऑफ फेज। ठीक, ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन डायरेक्शन, ओरिएंटेशन डायरेक्शन अप्रोच, मतलब समझ लीजिए, मतलब अभी देखते ही पता चलेगा। जैसे इसमें जीरो ओवरलैपिंग में दो केस बन रहे हैं, एक तो बन रहा क्या कि यहां पर मतलब ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है, ये देखिए P है और इस तरीके से ये S बन गया, इसमें क्या हो गया, ओवरलैपिंग हुई, बिल्कुल नहीं हुई। तो यानी ये पॉजिटिव है, ये S है और ये S और एक कोई P, इसमें ये क्या हो गई, कहेंगे जीरो ओवरलैपिंग हो गई। ठीक इसी तरीके से बनाया गया कि ये मान लीजिए एक ऑर्बिटल इधर की तरफ PX वाली को दिखा दिया जाए और दूसरी वाली इधर की तरफ PY को दिखा दिया जाए, तो इसमें भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। यानी ओवरलैपिंग के लिए जरूरी है कि ऑर्बिटल X वाली या तो Y वाली या तो Z वाली के साथ। ठीक, तो यहां पर PX हो गया और इसको कह रहे हैं कि इसको मान लीजिए PY है, इनमें भी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि इसका ओरिएंटेशन ही अलग अलग आएगा। ओरिएंटेशन का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे P ऑर्बिटल में आप देखेंगे तो एक आपको बताया गया इधर की तरफ होगी ऑर्बिटल, दूसरी ऑर्बिटल होगी एक इधर की तरफ, और तीसरी ठीक इसी के परपेंडिकुलर, यानी एक लोब इधर और एक लोब ऐसे। तो इसको आप एक मान लीजिए, ये वाली आप मानेंगे, चलिए इसको जेड वाली मान लीजिए, ये क्या है, या इसको जेड मान लीजिए, इधर वाली है ये पी जेड। ठीक, इधर आप वाई मान लीजिए पी वाई, ठीक इधर की तरफ, और इसके ठीक एक लोब बाहर और एक लोब अंदर, इस तरीके से दिखाया जाए तो आप इसको ऐसे डॉटेड से दूसरे पेन से दिखा लीजिए ऐसे। ठीक, यहां से एक लोब आपको बाहर की तरफ दिखता हुआ और दूसरा लोब आपको नहीं दिखेगा,
है ना, बाहर की तरफ वाला दिखेगा सिर्फ इस तरीके से। तो इसको आप बता लेंगे, या अगर दूसरा आप दिखाना चाहें तो ये ऐसे दिखा सकते हैं, ये हो जाएगा px। तो आप ये देखेंगे क्या है कि तीनों, यानी एक ऑर्बिटल आपने py वाली उठा ली तो आपको ये सीधे सीधे मिल गई ऐसे, और दूसरी x वाली आपने ले आई, तो x वाली क्या ठीक इसके परपेंडिकुलर है, तो बताइए इनमें ओवरलैपिंग होगी, नहीं होगी। तो इसका मतलब नहीं ओवरलैपिंग को ही बोला गया जीरो ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ना होने को जीरो ओवरलैपिंग, ठीक। तो इसको इसीलिए कहा जा रहा है कि जीरो ओवरलैप का मतलब आउट ऑफ फेज होता है, क्योंकि ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन डायरेक्शन अप्रोच, अप्रोच करने वाली जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट ओरिएंटेशन में, ठीक है ना। इतनी बातें नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं जरा। एक मॉलिक्यूल लिया गया CH4 और इसको एक्सप्लेन किया गया है कि इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सप्लेन करें, ठीक। तो इतनी बातें नोट करिए। चलिए, एक मॉलिक्यूल लिया गया CH4, कह रहे हैं कि इसमें जो है इसका स्ट्रक्चर देखिए और डायरेक्शन जो बॉन्ड बन रहा है ओवरलैपिंग के बाद, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक ना। तो जैसे कार्बन है, आपको कार्बन पता है 6 होता है, कोई दिक्कत ही नहीं। इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, फिर 2s2, फिर 2p2, ये लिखना आता होगा आपको। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये क्या है, 2s वाली ऑर्बिटल, सिर्फ इतने को हम यहां बनाए अगर, तो ये 2s वाली और ये 2p वाली। ग्राउंड स्टेट में आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहेंगे, ये ग्राउंड स्टेट, इसके ग्राउंड स्टेट। अब आपको पता है कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो इसका मतलब ये क्या एक्साइटेड स्टेट में आएगा और ये क्या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आकर एक यहाँ बचेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ चला जाता है। तो इसका मतलब अब क्या हो गया, ये एक ये एक ये एक ये, इसको बोल देते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब आपको क्या है कि इनकी ओवरलैपिंग होनी है, इनकी ओवरलैपिंग होनी है। जब ये ओवरलैप करेंगे तो ये यानी s वाली ऑर्बिटल है, ये 3 p वाली ऑर्बिटल है, जिसमें इसको बोला जाता है px, यहाँ पे py और इसको pz, या इसको pz pxy इस तरह से बोल सकते हैं। ये s वाली कहेंगे, ये कौन से कहेंगे 2 वाली है, सब 2 वाली, ठीक है। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो थोड़ा सा साफ साफ लिखे वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये 2px हो जाएगी, ये 2py हो जाएगी और ये 2pz हो जाएगी। इनमें ओवरलैपिंग होगी और सारे ओवरलैप मिलके कितनी बनाएंगी, 4 नई ऑर्बिटल्स बनाएंगी, जो कि sp3 ओवरलैप वाली, यानी ओवरलैपिंग उसका, इसी को बुलाता है हाइब्रिडाइजेशन। आगे चल के इसी को क्या कहा जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा। यानी एक s की और 3 p की आपस में ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप करने के बाद 4 नई ऑर्बिटल बनेंगी जो कि sp3 टाइप की होंगी, यानी उसको बोला जाएगा sp3 ऑर्बिटल। sp3, एक ऑर्बिटल sp3, फिर दूसरी ऑर्बिटल sp3, फिर तीसरी वाली sp3। अब इन चारों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये चारों ऑर्बिटल्स अगर मान ले, हम ऐसा मान ले कि इनकी क्या हो गई, मिक्सिंग हो गई और ये देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनके तैयार हो गई। हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक sp3 ये हो गया, एक sp3 हाइब्रिडल ये हो गई, एक sp3 ये हो गई और एक sp3 ये हो गई। यानी कुल कितने हो गई, कहेंगे 4 sp3 ऑर्बिटल्स बनके तैयार हो गई। 4 sp3 ऑर्बिटल्स में पहले से ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, जिसमें कि अब यहां पर, यानी इसको आपने जो दिखा लिया है कि ये एक sp3, ये एक sp3, ये एक sp3 है। अब ये ऑर्बिटल का कुछ शेप तो होगा, वो शेप अगर आपको पता चल जाए तो आप बता लेंगे कि ऑर्बिटल किसका ओरिएंटेशन कैसा हो रहा है। उसके बेसिस पर आप क्या बताएंगे, उसकी यानी डायरेक्शन बता देंगे कि यानी स्पेस में ऑर्बिटल्स की क्या डायरेक्शन है, पहली बात। दूसरी एक चीज, इस ऑर्बिटल्स में जो ओवरलैप ऑर्बिटल हैं, इनमें डायरेक्शन के साथ साथ बॉन्ड एंगल क्या है ये भी बता लेंगे आप। तीसरी चीज आप ये बता लेंगे कि जो हाइड्रोजन है इसमें s वाले से, अपने s ऑर्बिटल से इसमें ओवरलैप करेगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अपना ओवरलैप में, इस ओवरलैप में सेट करेगा और इसको बोल देंगे कि यहाँ पे ये देखिए पेयरिंग हो रही है। ये किसके लिए, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, इस तरीके से आप बता लेंगे। अगर आप इस तरीके से ओवरलैपिंग, आगे हालांकि इसको पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर एक्साइटेशन के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। जब एनर्जी लेगा तो फिर ये स्टेबल कैसे होगा, तो इसका मतलब यानी कहां से मामला, यानी एक्साइटेशन के लिए क्या होगा, तो इसको लिखिए यहां पे, ये बात को, इसी सेंटेंस को आगे लिखे हुए हैं एनसीईआरटी वाले। देखिए कितनी बढ़िया बातें लिखते हैं, है ना। हर आदमी के बस की बात नहीं है ऐसी किताबें लिखना। बाकी लोग लिखे हैं लेकिन वो लिखे हैं सिर्फ, और ये लिखे हैं वास्तव में लिखे हैं, अंतर यही है, ठीक। तो इस बात को लिख लीजिए, लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग एक्साइटेशन द एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड दिस एनर्जी इज कंपनसेटेड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू ओवरलैप
बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब यहां पर क्या होगा, यानी यहां पर देखिए एक्साइटेशन के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी चल के लिए क्या होगी तो कहेंगे फिर उसके बाद ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हुई और उसका जैसे ही हाइड्रोजन के ऑर्बिटल इससे ओवरलैप करती हैं एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी गिवन है और जो एनर्जी रिलीज है इनका अमाउंट देखा जाता है, तो एनर्जी जो गिवन है वो कम होती है, एनर्जी रिलीज इतनी ज्यादा होती है कि ये क्या हो जाता है, इसकी एनर्जी से यानी मतलब मिनिमम एनर्जी में मॉलिक्यूल चला जाता है और इस तरीके से ये स्टेबलाइज हो जाता है। तो इस बात को पूरी कहानी लिखिए, ड्यूरिंग एक्साइटेशन द एनर्जी इज रिक्वायर्ड। पहली बात, ड्यूरिंग एक्साइटेशन द एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक, एंड दिस एनर्जी इज कंपनसेटेड बाई this energy is compensated by the energy release, the release of energy, जो लिखा वही लिखिए, the release of energy। अब ये रिलीज ऑफ एनर्जी कहां से मिल रही है हमें, कहेंगे एनर्जी ऑफ रिलीज कहां से मिले, ड्यू टू ओवरलैप बिटवीन ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। द एनर्जी रिलीज ऑफ एनर्जी बिटवीन या फिर ड्यू टू, पहले ड्यू टू ओवरलैप ऑफ या ओवरलैप बिटवीन, ठीक, पूरी एनसीईआरटी की लाइन है, बिटवीन, ठीक, ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। पूरी बात समझ में आ गई। यानी यहां पे क्या देनी पड़ेगी हमें, एक्साइटेशन के लिए एनर्जी लगेगी, यहां पे क्या लगेगी, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगी, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो बताइए मॉलिक्यूल जो ये CH4 बनेगा वो स्टेबल फिर कैसे होगा, यानी यहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एक्साइटेशन के लिए। तो यहां पर जब यहां पर ये देखिए ये जो आपस में ओवरलैपिंग होगी तो इस ओवरलैपिंग के दौरान एनर्जी रिलीज होगी। यहां पर जब ओवरलैपिंग होगी, अरे भैया ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, यहां पे कहेंगे एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी रिलीज इतनी ज्यादा होगी, एनर्जी रिलीज होगी, क्या होगी, एनर्जी रिलीज। ये एनर्जी रिलीज इतनी ज्यादा होगी कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, चूंकि ये नेगेटिव एनर्जी रिलीज का मतलब मान लीजिए अगर आपको 5 जूल देना पड़े और 15 जूल 20 जूल निकल जाए तो पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, नेट एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। जब नेगेटिव हो जाएगी यानी मिनिमम हो जाएगी तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यही बात ये बता रहे हैं कि ड्यूरिंग एक्साइटेशन द एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड दिस एनर्जी इज कंपनसेटेड बाई, जितनी एनर्जी आप दे रहे हैं कंपनसेटेड बाई रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू ओवरलैप बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखिए, चूंकि आपको पता है कि 4 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन ओवरलैप विथ 1s ऑर्बिटल ऑफ 4 हाइड्रोजन विच हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये तो बात हो गई। अब यहां पर ये जो ओवरलैपिंग हो रही है इस ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यानी यहां पे क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड, और जिसको आगे चल के कहा जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ये सब पता है आपको, तो इस बात को भी लिख लीजिए। ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग, ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग, एक एक बात आनी चाहिए। देखिए बेसिक्स जितने अच्छे रहेंगे आगे के लिए उतनी ही आसानी रहेगी। ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग 4 कार्बन हाइड्रोजन bonds are formed। अब सवाल यह उठता है कि इसके डायरेक्शन क्या होगी। अब इतनी तो बातें एकदम क्लियर हो चुकी। अब अगर हम बात करें कि देखिए जो p के ऑर्बिटल्स थी ये तीनों कितनी होती हैं, कहेंगे एक दूसरे से 90 डिग्री पर, एक दूसरे से क्या होती है 90 डिग्री पर। अब यहां s की ओवरलैपिंग होगी तो क्या ये चारों ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 डिग्री पर ही होंगी, तो देखने में तो यही लगेगा। इसका मतलब यानी ये भी जो px py pz ऑर्बिटल्स हैं हमें पता है एक दूसरे से और तीसरे से ये तीनों क्या होती हैं आपस में 90 डिग्री पर होती हैं। तो अगर ये जो हाइड्रोजन है सीधे सीधे ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा तो क्या बॉन्ड 90 डिग्री पे होंगे। अगर बॉन्ड 90 डिग्री पे होंगे तो हमें पता है कि CH4 मॉलिक्यूल टेट्राहाइड्रल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का इसमें एंगल होता है। तो यानी इसका मतलब फिर ये 109 डिग्री 28 मिनट कहां से आ जाएगा, तब तो हर बॉन्ड 90 डिग्री का होना चाहिए, चाहे वो वाटर में हो, चाहे वो अमोनिया में हो, चाहे मीथेन में हो। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा,
तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहे हैं, नोट आप लिखिए पहले, एक नोट उन्हीं बातों को, नोट लिखिए कि 3p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन आर 3p ऑर्बिटल्स, ठीक, ऑफ कार्बन आर एट 90 डिग्री। देखिए यहां पे दिया हुआ ये पेज नंबर 119 पे जो नीचे वाला पैराग्राफ लिखा गया है ना, वहां से जो कि लेट अस फर्स्ट कंसीडर द CH4 मॉलिक्यूल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी बातें करते हुए फिर यहाँ पे हाइड्रोजन 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स और कार्बन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद आगे उसी में सारी कहानी लिखी गई है। उसी कहानी को हम लोग एक एक अलग अलग करके लिख रहे हैं और समझते हुए चल रहे हैं। ये समझना इसलिए जरूरी है कि किसी किसी के दिमाग में आता है कि ऑर्बिटल इस तरीके के होंगे, तो ऑर्बिटल में पहले बता रहे हैं कि p ऑर्बिटल होंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए, क्यों नहीं 90 डिग्री है जबकि ऑर्बिटल से आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ 3p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन आर एट 90 डिग्री टू वन अनदर, ये तो होगी पहली बात। आगे बता रहे हैं द HCH बॉन्ड विल बी देयरफॉर, आगे लिखा है कि देयरफॉर HCH बॉन्ड, यानी 3 HCH बॉन्ड तो सीधे सीधे अगर कह दिया जाए तो क्या होगा 90 डिग्री। लेकिन इस ओवरलैपिंग को उन्होंने नहीं दिखाया कि ओवरलैपिंग के बाद इनकी जो डायरेक्शन है वो बदल जाती है। अगर ये देखिए ये P वाली है एक दूसरे से, फिर S, ये तीनों यानी ये 3 ये और ये आपस में ओवरलैप करती हैं, तो इनकी जो डायरेक्शन है, ओरिएंटेशन ऑर्बिटल का, वो बदल चुका होता है। अब वो बदल कर कहां होता है, कहेंगे 109 डिग्री 28 मिनट पर होता है। अब ये ऑर्बिटल्स चूंकि ओवरलैप हो चुकी हैं, डायरेक्शन इनकी बन चुकी है, अब जाकर हाइड्रोजन वाला, चूंकि ऑर्बिटल्स थी ओवरलैप हो चुकी, इनकी डायरेक्शन फिक्स हो चुकी, अब आप जाके कहेंगे कि हाइड्रोजन वाला इससे ओवरलैप करता है और बॉन्ड एंगल अब हम निकालते हैं। तो इसी कहानी को कुल मिला के लिखा हुआ है। तो इसका मतलब देयरफॉर HCH बॉन्ड, HCH एंगल लिखा हुआ है सीधे, तो लिख दीजिए HCH एंगल विल बी, कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब इसी का रीजन लिखे, ठीक है ना, टू वन अनदर एंड 2s एंड कार्बन, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दैट इज 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 90 डिग्री पर होने चाहिए, 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि कितने होने चाहिए 90 डिग्री पर, ठीक, टू वन अनदर एंड 2s कार्बन, और उसके बाद ये SS वाले कार्बन, ये इनके और ये एक S इसका और एक हाइड्रोजन का S इनका बताया जा रहा है कि इनकी फिर क्या डायरेक्शन होगी, तो इट नॉट स्पेसिफाई हो जाएगी। तो इस बात को भी उन्होंने लिखा हुआ है कि 2s ऑफ कार्बन 2s ऑफ कार्बन एंड 1s ऑफ हाइड्रोजन। One s of hydrogen are spherical and can overlap in any direction। कितनी मीठी मीठी बातें इन्होंने लिखी हैं, जैसे लगता है ना कि वो बात कर रहा है कोई लड़का या कोई लड़की अपने बाबू सोना से, वही बातें एकदम सेम लिखते हैं लोग। आर स्फेरिकल एंड कैन ओवरलैप इन एनी डायरेक्शन। चलिए पूरी बात का मतलब अब इसका सारांश अभी बताएंगे, ठीक है ना। और इस तरीके से हम देखेंगे कि देयरफॉर जो 4CH बॉन्ड है वो अनसिमेट्रिकल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इस तरीके से 4CH बॉन्ड अनसिमेट्रिकल होने चाहिए। ये एक कल्पना है, एक थियरी है कि 4CH बॉन्ड, ठीक है ना, कैन नॉट बी असर्टेन, यानी निश्चित हम इसको नहीं बता सकते। तो यहां से अब हम लोग आगे चलेंगे। चलिए यहां से हम लोग अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो इतनी बातें पहले समझ के, क्योंकि पूरा पैराग्राफ है। कुल मिला के बात समझ में आ रही है कि यहां से इसका मतलब सीधे सीधे अगर किसी के दिमाग में आ जाए कि S वाले S से ओवरलैप कर गई, यहां तो हमने बता दिया ना कि ओवरलैपिंग इस तरीके से हो रही। अगर किसी के दिमाग में आ गया कि हाइड्रोजन की 1s और एक कार्बन की 2s ये आपस में ओवरलैप करेंगी, तो चूंकि ये स्फेरिकल शेप है कहीं से भी ओवरलैप कर सकती हैं,
तो ये बात ये हो गई कि यानी कि 3CH बॉन्ड तो 90 डिग्री पर होंगे वन अनदर, लेकिन 2s वाली कार्बन की और 1s वाली हाइड्रोजन की ये किसी भी तरीके से ओवरलैप कर सकती हैं, ठीक। और यहाँ 3 p ऑर्बिटल्स 90 डिग्री पर होती हैं, इसलिए ये कहा जा रहा है कि HCH बॉन्ड 90 डिग्री पर होंगे, यानी 3 बॉन्ड 90 डिग्री पर और एक बॉन्ड कहीं और हो सकता है। तो आपको इसी बात को लिखना है, इसी बात को इतना नोट करिए, फिर आगे लिखिए। इतनी बातें लिखने के बाद चलिए आगे उसी में लिखना है कि यानी देयरफॉर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि 4CH बॉन्ड कैन नॉट बी यानी 2s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन आर स्फेरिकल एंड कैन ओवरलैप इन एनी डायरेक्शन। देयरफॉर 4CH बॉन्ड कैन नॉट बी असर्टेन। असर्टेन मतलब निश्चित नहीं है, इनकी डायरेक्शन क्या है इस समय निश्चित नहीं है। तो इसके लिए इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर बात ये हो रही है कि अगर एक s ऑर्बिटल ये थी और ये वाली ऑर्बिटल ऐसे है, और इससे अगर एक हाइड्रोजन की ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाए, इससे एक हाइड्रोजन ये, तो चूंकि ये क्या है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो इसका मतलब 3 बॉन्ड तो 90 डिग्री पर हो गए, ये किसी भी डायरेक्शन में हो गए। इसी बात को बताया जा रहा है कि 4CH बॉन्ड कैन नॉट बी असर्टेन, निश्चित नहीं डायरेक्शन पता चल रही है। यानी दिस डिस्क्रिप्शन डज नॉट, ये जो एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है कि ओवर 90 डिग्री पर होगी और ये ओवरलैपिंग इस तरह से होती है, तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन, ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो वर्णन अभी किया गया डज नॉट फिट, ये इससे फिट नहीं बैठता है कि इन विद टेट्राहाइड्रल HCH बॉन्ड। CH4 में हमें पता है कि CH4 में टेट्राहाइड्रल होता है HCH बॉन्ड एंगल, जबकि उसमें क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप हो जाने मात्र से ही, यानी सिर्फ और सिर्फ जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ओवरलैप हो गई, इससे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बॉन्ड की नहीं पता चलती। इसके लिए क्या जरूरी है, एक नया टर्म आएगा कि इसके लिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जरूरी है। यानी कौन सी बात को जरूरी है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ही हम पता लगाएंगे कि डायरेक्शन क्या है इसकी। तो देयरफॉर आगे लिखा गया एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप does not account for the directional characteristic of bond। किसी बॉन्ड की डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ इस बात से नहीं डिपेंड करेगी कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, इस बात से भी डिसाइड होगी कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या उसका, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से हम कह देंगे इससे डिसाइड होगी। सिमिलरली अगर NH3H2O में बॉन्ड देखा जाए तो इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री होना चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसका भी आप देखेंगे तो जैसे इसमें था वैसे इसमें था, जैसे CH4 में वैसे इसमें, इन दोनों में भी, तो क्या होगा इसका भी बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बट एक्चुअल बॉन्ड एंगल आप देखेंगे दोनों में क्या कहेंगे, अमोनिया में 107 डिग्री का होता है और इसमें 104.5 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, यानी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्ड डिस्क्राइब्ड बाय हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम। इन बातों से डिसाइड होती है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की बॉन्ड एंगल उसमें कितना है और उसके साथ ही साथ उनका शेप कैसा है। ये कौन डिसाइड करेगा, कहेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डिसाइड करती हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग नहीं, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के बाद उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये हमें पता लगाना होगा कि पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाए, फिर अब वो किसी और से ओवरलैप करें। देखिए हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग में अंतर समझिए। यहां पर बात आ रही है कि एटॉमिक ओवरलैपिंग यानी ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग, सीधे सीधे लिखते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का मतलब होता है दो एटम के बीच में जो ऑर्बिटल है उनके बीच की ओवरलैपिंग, यानी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। बात को समझिएगा, ठीक। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का मतलब एक एटम ए है और एक एटम बी है, इनकी ओवरलैपिंग, यानी ओवरलैपिंग, इनके ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है ना, इनके ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, तो हम बोलेंगे ये ओवरलैपिंग, ये हो रही है ओवरलैपिंग। जबकि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि अपनी खुद के ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए, तो वहां हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बात दोनों एक छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा फिर बाद में ओवरलैपिंग होगी। पहले क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन और फिर बाद में ओवरलैपिंग। हाइब्रिडाइजेशन ही आपको डिसाइड कर देगा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो पहले क्या हाइब्रिडाइजेशन, ये देखिए दो यहां हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम ओवरलैप करती हैं, इसमें ऑर्बिटल्स ऑफ
सेम एटम, एक ही एटम की ऑर्बिटल्स जो होंगी वो उन्हीं के बीच में ओवरलैपिंग, सेम एटम मर्ज करिए या ओवरलैप कर दीजिए, ठीक, इसमें सेम एटम की ओवरलैप करेंगे, यानी ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम विल बी ओवरलैप, ठीक है, यहां पर ओवरलैप करेंगे सेम एटम। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आप यहां पे क्या हो रही है, देखिए ये हाइड्रोजन अलग आ रहा है, ये हाइड्रोजन की एस ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन की एस ऑर्बिटल, यहां पे हो रही ओवरलैपिंग। जब ये आपस में मिल जाए तो ये हो जाएगा क्या, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन और एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग में यही एक डिफरेंस है। इसीलिए सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग डायरेक्शन वगैरह नहीं बता पाता भैया, ये डायरेक्शन कहां बताएगा, ये तो चुपचाप भैया तुम लोग बन के तैयार हो, मैं आऊंगा ओवरलैप कर जाऊंगा, मुझे मजा आ गया। लेकिन यहां क्या होगा कि पहले एस ऑर्बिटल और 3p वाली ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रही है, यानी मर्ज हो जाए, तो इसको बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग में यही एक डिफरेंस है। अगर सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग बोल दिया जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि हाइब्रिडेशन हुआ, यानी एक एटम ए था एक एटम बी था, ये एक ऑर्बिटल इसकी एक ऑर्बिटल इसकी, यहाँ पे क्या हो रही है, ये आपस में ओवरलैप करें, तो ये हो गई एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कहा जाता है। हाइब्रिडेशन क्या होगा, ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम, यानी ये देखिए एक एस वाली कार्बन की थी ना, ये कार्बन की थी एस वाली, ये px, ये py और ये pz, तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है यहां पे इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, और इसको बोल देते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हैं। और यहां क्या हो रही है, कहेंगे ओवरलैपिंग हो रही है। तो एनसीईआरटी इसी हिसाब से लिखी गई है ताकि बच्चे को समझ में आए हर चीज, अगर वो पढ़ता है तो, वरना अगर वो पता नहीं अगर कहीं चला गया है ना नारा वारा देख के तो दिक्कत हो जाएगी ना। इन बातों को आप नोट कर लीजिए अच्छे से। तो पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, तो इसमें एक जगह आएगा कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनाने के साथ साथ हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ लेंगे फिर एक बार पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कहीं कहीं पर आपको आएगा कि पाई बॉन्ड या सिग्मा, एक होता है ना कि कोवैलेंसी, अगर सेकंड पीरियड की कोवैलेंसी जो मैक्सिमम वो 4 हो सकती है, लेकिन तीन वाले जो थर्ड वाले होते फोर्थ वाले होते वो अपनी कोवैलेंसी बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाने के बाद क्या वो पाई बॉन्ड ही बनाएंगे या सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। तो क्या शर्त होनी चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड बने और क्या शर्त होनी चाहिए कि पाई बॉन्ड बने। तो पहले हमें क्या पढ़ना होगा, पहले हम ये पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, मतलब नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें कि सिग्मा और पाई पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सारा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक कंसेप्ट अलग से पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, कि क्या शर्त होनी चाहिए। तो सिग्मा बॉन्ड की सिंपल शर्त है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाती है, सिग्मा बॉन्ड। अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अब डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है कि उसको पाई बॉन्ड बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक, तो ये कहानी कब होगी, पहले यानी हाइब्रिडाइजेशन के बाद वाली कहानी है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब आराम से इन्हीं को एकदम पॉज कर करके समझ के नोट करेंगे तो आपको एकदम क्लियर होगा। कहीं बाहर से नहीं पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ एनसीईआरटी में ही दिया हुआ, लाइन बाय लाइन दिया हुआ, इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग पूरी एकदम किताब एक एक, जैसे बायो को पढ़ते हैं हम लोग ना, नीट वाले बायो के लिए क्या करते हैं, एकदम उसको अंडरलाइन करेंगे, फिर उसको रंगेंगे कलर से, कलर कर देते हैं, फिर उसको कलर पे मिटा के फिर कलर करते हैं, फिर दूसरा कलर चढ़ाते हैं। मतलब पेंटिंग कुछ भी हो, बायो में तैयारी नीट की कर रहे हैं, अगर उनको कुछ नहीं आता तो पेंटिंग तो अच्छी खासी वो सीख जाते हैं बायो वाले बच्चे। तो ये भी एक होता है ना कि आपकी स्किल डेवलपमेंट की बात चल रही है, तो आप पेंटिंग भी सीख जाएंगे साथ ही साथ। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी पेंटिंग आनी चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब खूब एकदम दबा के पढ़िए और दाब के पढ़िए, जो होगा देखा जाएगा।